नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कृतिका। शुक्रिया शहला एंड गुड मॉर्निंग सभी को। जिस तरीके से हम लगातार आपको बताते हैं, हर एक खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं और आज के नया सवेरा के इस खास कार्यक्रम में हम जो दिन भर पे हमारी नजर रहेगी जिन खबरों पर, उन पर हम बात करेंगे। साथ ही संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर बात करेंगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को लेकर बात करेंगे, साथ ही मध्य प्रदेश और राजस्थान में आखिर कौन मुख्यमंत्री बन सकता है और किस तरीके से विधायक दल की बैठक होगी, कितने बजे होगी, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही और भी ताजा तरीन खबरें, साथ ही फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से भी जुड़ी तमाम कहानियां आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत एट 2047 युवाओं की आवाज पहल का करेंगे शुभारंभ। विकसित भारत के दृष्टिकोण पर विचार साझा करने के लिए युवाओं को मंच उपलब्ध कराना है इस पहल का उद्देश्य। मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक दल का नेता चुनने के लिए नवनिर्वाचित विधायकों की आज शाम भोपाल में होगी अहम बैठक। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में राज्य के नए मुख्यमंत्री की हो सकती है घोषणा। वहीं राजस्थान में कल होगी भाजपा विधायक दल की बैठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के निर्णय के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ आज सुनाएगी अहम फैसला। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के आतंकवादियों से आत्मसमर्पण करने का किया आह्वान। खेल जगत से केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज राजधानी नई दिल्ली में पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का करेंगे औपचारिक उद्घाटन। 17 दिसंबर तक चलने वाले आयोजन में देश भर से 1400 से ज्यादा खिलाड़ी हो रहे हैं शामिल। और महिला T20 क्रिकेट में भारत ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में तीसरे और आखिरी T20 मैच में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया। इंग्लैंड की महिला टीम की शुरुआती 2 मैच जीतकर पहले ही ये श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। और चलिए नया सवेरा में अब सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास और अहम खबरें और बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत एट 2047 युवाओं की आवाज का शुभारंभ करेंगे। इस पहल का उद्देश्य विकसित भारत के दृष्टिकोण पर विचार साझा करने के लिए युवाओं को मंच उपलब्ध कराना है। पीएम मोदी देश के राजभवनों में आयोजित कार्यशालाओं में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, संस्थान प्रमुखों और संकाय सदस्यों को संबोधित करेंगे। विकसित भारत का उद्देश्य देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज पहल का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री देश भर के राजभवनों में आयोजित कार्यशालाओं में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, संस्थानों के प्रमुखों और संकाय सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया जाएगा, जिसमें युवाओं के साथ संवाद भी होगा। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने मीडिया को बताया कि इस कार्यक्रम में देश भर के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और संस्थानों के प्रमुख उपस्थित रहेंगे। The Prime Minister is going to kick off a campaign to seek ideas from the youth for the vision of Viksit Bharat. It's very 3 simple questions.
how do you see India as Viksit Bharat in 2047? 2, what should be done to reach that Viksit Bharat in 2047? And 3, what can you do to make India Viksit by 2047? प्रधानमंत्री मोदी का विजन है कि देश के युवाओं को सक्रियता से इस कार्यक्रम से जोड़ा जाए। विकसित भारत 2047 के मिशन में युवाओं की भागीदारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों, प्राथमिकताओं और लक्ष्य निर्धारण में की जाए। यह मिशन युवाओं को अपने नए नए आइडिया रखने का मंच भी प्रदान करेगा, क्योंकि उनके योगदान से ही इस मिशन को सफल बनाया जा सकेगा। विकसित भारत 2047 मिशन के तहत आर्थिक वृद्धि, सामाजिक तरक्की, पर्यावरण संरक्षण और संतुलन और गुड गवर्नेंस जैसे लक्ष्यों को हासिल करने पर चर्चा होगी। राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और कृतिका, इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे कई संवाददाता जुड़ गए हैं। आयशा बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ी हैं और सोमेश पटेल रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। आयशा, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी। सुप्रभात आप दोनों को ही। 2047 का भारत, विकसित भारत, युवाओं का भारत और युवाओं की जो उड़ान है, उनके जो सपने हैं, उन्हें पंख और परवाज देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं कि आने वाला समय उनका है, तो उस दिशा में किस प्रकार से प्रयास किए जाने चाहिए, इसलिए उनकी आवाज जरूर शामिल होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी युवाओं से संपर्क करते हैं तो जाहिर सी बात है उस प्रोजेक्ट में, उस मिशन में एक नई एनर्जी, एक नई स्फूर्ति आ जाती है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस प्रोजेक्ट से जुड़ना जाहिर सी बात है एक नई एक न्यू जनरेशन को, न्यू इंडिया के आइडिया को एक नई स्फूर्ति देगा। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जिस तरह से विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जो लाभार्थियों से बात कर रहे हैं, लगातार उनसे पूछ रहे हैं कि कैसे ये स्कीम्स दूर दराज के गांव तक पहुंच रही हैं या नहीं। तो अब जबकि युवा इस पूरे मिशन से जुड़ जाएगा तो जाहिर सी बात है ये इस मिशन को दूर दूर तक पहुंचाने में, इस मिशन को लोगों तक पहुंचाने में और ज्यादा मजबूती और ज्यादा बल मिलेगा। और खास बात ये रहेगी कि युवाओं को वो जिम्मेदारी का एहसास भी होगा कि नेशन बिल्डिंग में महज सरकार ही नहीं बल्कि पूरे नागरिकों की जिम्मेदारी है। तो ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं को संबोधन और उन्हें इस कड़ी में जोड़ना जाहिर सी बात है विकसित भारत संकल्प यात्रा को एक नई दिशा देगा और ज्यादा बल मिलेगा। जी ठीक है आयशा, आपके पास में वापस आएंगे। इस वक्त रायपुर से हमारे संवाददाता सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं सोमेश। सोमेश, अगर बात करें रायपुर की, तो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर बड़ी जीत भी दर्ज की, तो ऐसे में युवाओं में किस प्रकार का उत्साह है 2047 का लक्ष्य जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर चल रहे हैं उसको लेकर? ये जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से भाजपा ने 54 सीटों पर विजय हासिल की है, तो कहीं न कहीं इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान युवाओं का भी रहा है। प्रधानमंत्री जिस तरह से छत्तीसगढ़ के दौरे में रहे हैं, तो युवाओं को लेकर तमाम उन्होंने बातचीत की थी, विकास की बातचीत थी, युवाओं से चर्चा भी की थी। लेकिन आज जिस तरह से विकसित भारत की बात की जा रही है 2047 को लेकर, तो आज राजभवन में भी इसके लिए पूरी तैयारी की ली गई है। कुलपतियों को बुलाया गया है, युवाओं को बुलाया गया है, तमाम वरिष्ठ लोगों को बुलाया गया है। युवाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, भारत को एक नया विकास के बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारत में जिस तरह से युवाओं को लेकर एक अहम भूमिका है। जी बिल्कुल सोमेश, हम देखते हैं, देखिए कि देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि शैक्षणिक संस्थानों का उसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शैक्षणिक संस्थानों के जो वाइस चांसलर्स हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो कुलपति हैं उनको बुलाया गया, छत्तीसगढ़ के तमाम विश्वविद्यालय से उनको आज राजभवन में बुलाया गया है और ये कार्यक्रम करीबन 10:30 बजे शुरू हो जाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होगा, जो कुलपति होते हैं युवाओं के बीच में लगातार
तमाम योजना के बारे में बताते हैं। जिस तरह से विकास की बात हो, जिस तरह से आर्थिक विकास की बात हो, इन सारे विषयों पर चर्चा होगी। और भारत को विकसित करने के लिए युवाओं का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आज जिस तरह से कुलपतियों से यहाँ पर पहुंचेंगे तो एक सबसे महत्वपूर्ण बैठक होगा। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बैठक तो होगी ही, लेकिन साथ ही हम लगातार कहते हैं कि आज का जो युवा है वो कल का भविष्य है। और शायद इसी नीति के आधार पर 2047 का जो लक्ष्य है प्रधानमंत्री ने रखा है उसको हम साकार करते हुए भी नजर आएंगे। क्योंकि जब हम देश की जो युवा शक्ति है, जो युवा पीढ़ी है, उसको जब हम साथ लेकर चलते हैं तो ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारा देश भारत ना कर सके। और उसका एक अच्छा जीता जागता उदाहरण भी हम लगातार देखते हैं कि विश्व स्तर पर किस तरीके से भारत अब उभर कर लगातार निखर कर सामने आ रहा है। जी जरूर, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने लगातार युवाओं को लेकर एक नई सोच रखी है, युवाओं के बारे में सोचा, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। जिस तरह से भारत विकास कर रहा है, प्रधानमंत्री जी युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, महत्वपूर्ण विषयों के बारे में उनको जानकारी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से भारत विकास कर रहा है, प्रगति कर रहा है, तो युवाओं का एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बिल्कुल सोमेश, आप हमारे साथ बने रहिए। आयशा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बेंगलुरु से। आयशा, हम युवाओं की बात कर रहे हैं, हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं और युवाओं के बगैर वो विकास संभव नहीं है। और हम देख रहे हैं कि आज हमारे देश का युवा जिस प्रकार से नवाचार कर रहा है, नए नए प्रयोग कर रहा है और देसी पर, स्वदेशी पर जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, वो अपने आप में काफी प्रासंगिक भी है और सराहनीय भी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, युवा पीढ़ी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का हिस्सा है और हर योजना में, हर मिशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को जोड़ते हैं। तो युवा पीढ़ी के जरिए प्रधानमंत्री देश में जो एक चेन बनाना चाहते हैं, विकास की जो श्रृंखला बनाना चाहते हैं, उसके जरिए युवा पीढ़ी एक माध्यम बनेगा। तो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लक्ष्य है, तो कल्याणकारी योजनाएं हैं, तो देश के कोने कोने तक पहुंचाना है, लोगों को एक सैचुरेशन लेवल तक इन योजनाओं को पहुंचाना है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि ये भारत संकल्प यात्रा जो कई अधिकारियों के जरिए, कई ग्राम पंचायत के जरिए दूर दराज के गाँव तक पहुंचे, तो युवा भी इसमें हिस्सा लेंगे और युवा लोगों तक पहुंचाएंगे ये संदेश कि कैसे ये तमाम योजनाएं इन लोगों के लिए है, ये तमाम योजनाएं उस विकसित भारत के लिए है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट बनाया है, जिसके फाउंडेशन प्रधानमंत्री ने रखा है। तो जाहिर है आज ठीक है, मदद होगा, बेहद स्फूर्तिदायक होगा और तमाम युवा इसमें जमकर हिस्सा लेंगे और आगे चलकर विकसित भारत संकल्प यात्रा को बहुत भारी मात्रा में बल मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमेश आपका भी और आयशा आपका भी तमाम जानकारी और अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं। NPS is a mode of creating post-retirement corpus having two basic characters with its hand: disciplined saving and vigilant investment. अगर ये दोनों उसके क्राइटेरियाज मीट आउट होते हैं तो रिटायरमेंट कॉर्पस को पैदा करने के लिए इससे बढ़िया तरीका जो सिंपलेस्ट मोड में है वो और कोई अवेलेबल नहीं है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
लेट हो गया आज तो। अरे बेटा नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा मम्मा तुम्हारा ही घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है। वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है, अब से मेरा नाश्ता वही होगा। क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है? टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए, मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवाल में। बढ़ते हैं आगे। जी हाँ, बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की। तो शीतकालीन सत्र जारी है। दोनों सदनों में आज अहम विधायी कामकाज सूचीबद्ध किए गए हैं। प्रश्नकाल में अहम सवालों के जवाब दिए जाने हैं, तो वहीं लोकसभा में अतिरिक्त अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है, जिसका जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने से जुड़े एक सवाल पर भी अपना बयान देंगे। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव पोस्ट ऑफिस बिल 2023 पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रखेंगे। उधर राज्यसभा में इस हफ्ते जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 अहम बिल पारित किए जाने हैं। जम्मू कश्मीर से जुड़े ये दोनों बिल पिछले हफ्ते लोकसभा द्वारा पारित किए जा चुके हैं। और शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र सुप्रभात, आज कई अहम विधायी कार्य हैं जो सूचीबद्ध हैं, क्या कुछ होगा आज कार्यवाही में? निश्चित तौर पर अगर संसद के सूचीबद्ध कार्रवाई को देखें तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, महत्वपूर्ण विधायी कामकाज होना है। और हमने पिछले हफ्ते ही देखा है कि विधायी कामकाज के लिहाज से एक अच्छी खासी प्रगति हुई है। खासतौर पे लोकसभा में हमने देखा जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 महत्वपूर्ण विधेयक, आरक्षण और पुनर्गठन से जुड़े, वो लोकसभा में पारित हुए। राज्यसभा में इस हफ्ते इस विधेयक के पारित होने की उम्मीद है। लोकसभा में पोस्ट ऑफिस से जुड़ा आज एक विधेयक चर्चा के लिए रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव रखेंगे, आपने बताया भी। और प्रश्नकाल भी देखें तो दोनों सदनों में उसमें तमाम मंत्रालयों से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के जवाब होने हैं। तमाम प्रतिवेदन जो संसदीय समितियां हैं उनके प्रतिवेदन रखे जाने हैं। लेकिन देखना होगा कि विपक्षी दलों की क्या रणनीति होती है। महुआ मोइत्रा के निष्कासन के बाद हम जानते हैं कि लोकसभा की आचार समिति ने जो रिपोर्ट रखी थी, उसके बाद लोकसभा ने मंजूरी दी और महुआ मोइत्रा जो सांसद के तौर पर लोकसभा में हम जानते हैं कि उनके निष्कासन को मंजूरी दी गई पिछले हफ्ते। उसके बाद कांग्रेस और टीएमसी और तमाम विपक्षी दलों ने वॉकआउट किया था। तो ऐसे में क्या आज रणनीति होती है विपक्षी दलों की, ये देखने वाली बात होगी। पिछले हफ्ते को हम देखें तो छुटपुट व्यवधान को अगर छोड़ दें तो संसद में एक सुचारू रूप से कामकाज हुआ है। उम्मीद हम इस हफ्ते की शुरुआत में भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा कि विपक्षी दलों की क्या रणनीति होती है लोकसभा में और राज्यसभा में, और क्या वो कोई स्थगन प्रस्ताव लाते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि कुछ मुद्दों पर वो चर्चा चाहते थे। पिछले हफ्ते हमने देखा देश की आर्थिक स्थिति जो हालात है उस पर राज्यसभा में चर्चा हुई थी, उसका जवाब भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया था। तो इस हफ्ते किन मुद्दों पर चर्चा होगी और विपक्षी दलों की क्या रणनीति होगी, ये देखने वाली बात है। जी, अगर बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में क्या कुछ खास और अहम आज होने वाला है शैलेंद्र? जी, सबसे महत्वपूर्ण तो सभी की निगाहें है कि राज्यसभा में आज संभावित हो सकता है कि जम्मू कश्मीर से जुड़े जो 2 महत्वपूर्ण विधेयक है जो लोकसभा में पहले ही पारित हो चुके हैं। और पिछले हफ्ते समय एक तरह से जब ये कहा गया कि आज समय नहीं है, आखिरी दिन और निजी विधेयकों का दिन था, इसलिए शुक्रवार को उसे नहीं लिया गया। उम्मीद यही है कि विधायी कामकाज के लिहाज से सबसे पहला कामकाज वही संभावित होगा। जहां तक राज्यसभा का सवाल है, सरकार जरूर चाहेगी कि उसे दूसरे सदन यानी उच्च सदन से पारित करा के संसद के इसी सत्र में पारित करा दिया जाए, क्योंकि सरकार के महत्वपूर्ण एजेंडे में ये विधेयक शामिल है। और वहीं शैलेंद्र, हमास को आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने पर भी इस बातचीत हो सकती है सदन में। देखिए, एक बयान आना है केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन का, सप्लीमेंट्री बिजनेस में उसे जोड़ा गया है। एक सांसद ने सवाल पूछा था
उसके जवाब में एक स्टेटमेंट आना है, उसमें इस बारे में जो एक विस्तार से बयान केंद्रीय मंत्री भी मुरलीधरन दे सकते हैं, तो उस पर भी सभी की निगाहें रहेंगी। जी शैलेंद्र, अगर विपक्ष की रणनीति की अगर बात करें तो पिछला जो हफ्ता हमने देखा तो कामकाज काफी सुचारू रूप से चल पाया है, तो इस बार विपक्ष की रणनीति क्या है? क्या इसको लेकर कोई अहम अलग से बैठक की गई विपक्ष की तरफ से? ये देखिए, हर हफ्ते बैठक होती है और जब बहुमत मुद्दा का निलंबन हुआ उसके बाद हमने देखा कि विपक्षी दलों ने एक एकता दिखाने की कोशिश की, जिस तरह से तमाम दलों के सांसद विपक्षी दलों के एक साथ बाहर आए। उनकी क्या रणनीति होगी? आज सुबह एक बैठक सब होती है हर हफ्ते के शुरुआत में कांग्रेस पार्टी की, उसमें एक रणनीति भी तय होती है, लेकिन अभी तक हमने देखा है कि पिछले हफ्ते के दौरान काफी कामकाज लोकसभा और राज्यसभा में हुआ है। महुआ मोर्चा के निष्कासन के बाद लोकसभा से जरूर एक टकराव देखने को मिला और उसको लेकर विपक्षी दलों ने अपनी एक रणनीति बनाई है। क्या इस हफ्ते वो किसी मुद्दे पर सदन को बाधित करना चाहेंगे, कार्रवाई में बाधा डालना चाहेंगे, या फिर सहयोग के साथ सदन के दोनों सदनों की कार्रवाई चलाएंगे? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि विपक्षी दलों ने 14 मुद्दों पर चाहा था कि इस सत्र के दौरान चर्चा हो, और हमने देखा कि आर्थिक स्थिति पर चर्चा हो भी चुकी है राज्यसभा में। बिल्कुल, तो शैलेंद्र आप अपनी नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों से इनपुट साझा करने के लिए। बिल्कुल, और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं। आज तो पार्टी चाहिए, चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी, पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रिटायरमेंट पे कोई सोचता ही नहीं है, सोचता कभी 50 की उम्र में आकर। और एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं, पैसा कमाती हैं, घर पे दे देती हैं और एक एक रुपए को मांगती हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है कि भाई चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे वो अदर जेंडर है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं नया सवेरा। और नया सवेरा में बढ़ते हुए आगे जहां बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक पार्टी के विधायी दल के नेता का चयन करने के लिए आज शाम भोपाल में बैठक करेंगे। इसमें राज्य के नए मुख्यमंत्री की घोषणा हो सकती है। मध्य प्रदेश की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा भी मौजूद रहेंगी। मध्य प्रदेश में भाजपा ने 230 सदस्यीय विधानसभा में 163 सीटें जीती हैं। और इसी पर ताज़ा अपडेट लेते हैं, सीधा हमारे साथ में श्रेयस इस वक्त जुड़ रहे हैं भोपाल से। श्रेयस, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आपको। और जिस तरीके से अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम सामने आया है और अब इंतजार किया जा रहा है मध्य प्रदेश का।
जी सुप्रभात। देखिए आज जो है मध्य प्रदेश की जनता के लिए बहुत बड़ा दिन है। साथ ही साथ आज अगर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें, पदाधिकारियों की बात करें, विधायकों की बात करें, तो आज का दिन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज संभवतः यह तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री पद पर कौन विराजमान होगा। और हमारे आप पीछे देख सकते हैं कि इस समय हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं आज ये भी तय हो जाएगा कि इस बंगले पर भी कौन जो है वो विराजमान होगा। क्या शिवराज सिंह चौहान बरकरार रहेंगे या फिर कुछ बदलाव हो सकता है। देखिए क्या है कि जो पर्यवेक्षक हैं वो 10:30 बजे के करीब आज जो है भोपाल के हवाई अड्डे पर पहुंच जाएंगे और शाम को 4:30 बजे के करीब, 4 से 4:30 बजे के करीब जो है वो विधायक दल की जो बैठक होगा उसमें वो लोग हिस्सा लेंगे और उसके बाद ये तय होगा कि जो है मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए इसमें एक बहुत बड़ी बात ये भी है, अगर हम राजस्थान और छत्तीसगढ़ से कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की बात में जो है इस बार बहुत दिलचस्पी ये होने वाली है, क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्या था कि सरकार नहीं थी भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की उस समय, लेकिन यहां पर अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 2003 से लेके 2023 तक कंटिन्यू, अगर हम बात करें 2018 की 15 महीने की कांग्रेस सरकार को छोड़कर, तो विगत 2003 से लेकर 2023 तक भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता में काबिज रही है। तो इस नजरिए से देखते हुए भी इस बार का जो मुख्यमंत्री पद का चेहरा है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, ये चयन करने के लिए कि अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा मध्य प्रदेश का। क्योंकि देखिए इस बार जो है कहीं ना कहीं बात ये भी उठ रही है। श्रेयस, देखिए सभी की निगाहें बनी हुई हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस रेस में कौन कौन है जो बड़े नाम है, किस किस की दावेदारी ज्यादा मजबूत है। जी बिल्कुल, देखिए इस समय जो नाम चल रहे हैं प्रदेश में वो कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय जो राष्ट्रीय महासचिव हैं उनका नाम चल रहा है, और नरेंद्र सिंह तोमर हैं, प्रहलाद सिंह पटेल हैं, ये दोनों लोग पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम चल रहा है रेस में, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का जो नाम है वो दरकिनार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लगातार जो है 2003 से लेकर 2023 तक शिवराज सिंह चौहान के काल में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी जीत मिली है मध्य प्रदेश में। अगर हम 2019 लोकसभा की भी बात करें तो 29 सीट, टोटल जो 29 सीट है मध्य प्रदेश में लोकसभा की, उसमें जो है 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती थी। अगर हम एक सीट छिंदवाड़ा को छोड़ देते हैं तो इस बार जो है मुख्यमंत्री का जो चयन होगा वो अगले जो कि विगत 5 से 6 महीने में लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हुए होगा कि ये लोकसभा चुनाव का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा इस मुख्यमंत्री पद के मुख्यमंत्री का जो फेस होगा उसको चयन करने में। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रेयस तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। इस पर अपनी नज़र लगातार बनाए रखिएगा। तो इंतजार किया जा रहा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कब किया जाता है, इसके लिए बेसब्री से सभी इंतजार कर रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर होंगी। राष्ट्रपति आज वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति आज शाम लखनऊ में डिवाइन हार्ट फाउंडेशन इंडिया के 27 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति 12 दिसंबर को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ के 2य दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। तो जिस तरीके से देखा जाए राष्ट्रपति का जो ये दौरा है वो वाकई अपने आप में बेहद खास और अहम है, और अपने इस दौरे के दौरान वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करती हुई नजर आएंगी। और कृतिका, अभी हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको आगे बढ़ने से पहले एक बार सुर्खियों पर नजर डालेंगे, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है वो काफी महत्वपूर्ण है। पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत एट 2047 युवाओं की आवाज पहल का करेंगे शुभारंभ। विकसित भारत के दृष्टिकोण पर विचार साझा करने के लिए युवाओं को मंच उपलब्ध कराना है इस पहल का उद्देश्य।
मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक दल का नेता चुनने के लिए नवनिर्वाचित विधायकों की आज शाम भोपाल में होगी बैठक। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में राज्य के नए मुख्यमंत्री की हो सकती है घोषणा। वहीं राजस्थान में कल होगी भाजपा विधायक दल की बैठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के निर्णय के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ आज सुनाएगी फैसला। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के आतंकवादियों से आत्मसमर्पण करने का किया आह्वान। खेल जगत की खबरों में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज राजधानी नई दिल्ली में पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का करेंगे औपचारिक उद्घाटन। 17 दिसंबर तक चलने वाले आयोजन में देश भर से 1400 से ज्यादा खिलाड़ी हो रहे हैं शामिल। और महिला टी20 क्रिकेट में भारत ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में तीसरे और आखिरी टी20 मैच में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया। इंग्लैंड की महिला टीम की शुरुआती 2 मैच जीतकर पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। और हेडलाइंस के बाद चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के संबंध में विशेष प्रावधानों को निरस्त करने के फैसले के केंद्र के 2019 के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ आज अपना अहम फैसला सुनाएगी। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 16 दिनों तक विस्तार से इस मामले पर सुनवाई के बाद इस साल 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। याचिकाकर्ताओं ने 5 अगस्त के राष्ट्रपति के आदेश और बाद में संसद से पारित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को गैर संवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की थी। वहीं केंद्र का कहना है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी और राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 में दिए गए प्रावधानों का प्रयोग करते हुए संविधान आदेश जारी किए थे और ये फैसला पूरी तरह संवैधानिक प्रावधानों के दायरे में था। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, सीधा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं विकास सारथी। विकास, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और जिस तरीके से इंतजार किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की अहम सुनवाई का, क्योंकि 5 सितंबर को जो अपना फैसला है वो रख लिया था सुरक्षित, अब जिसके बाद में अब आज इस पूरे मामले पे अहम सुनवाई होनी है। जी बिल्कुल, एक अहम फैसला, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये फैसला जब कोर्ट प्रोनाउंस करेगा, डिक्टेट करेगा, तो काफी वक्त तक चल सकता है, क्योंकि सुनवाई कोई अगर आप देखें तो एक मैराथन सुनवाई चली 16 दिन की, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल ने अपनी अपनी दलीलें रखी और याचिकाकर्ता भी इसमें बहुत सारे थे। जो मूल बात थी याचिकाकर्ताओं की तरफ से वो यही थी कि केंद्र ने जो फैसला लिया वो एक तरफा था और जो मौजूदा व्यवस्था थी उस 2019 से पहले की, उसके तहत वहां की विधानसभा से सहमति जरूरी थी। इनफैक्ट ये कहना था याचिकाकर्ताओं का कि संविधान सभा की सहमति बहुत जरूरी थी, हालांकि वहां कोई संविधान सभा थी नहीं 1957 के बाद। और यही दलील केंद्र ने दी कि जैसे ही वहां पर संविधान सभा डिसॉल्व हुई, खत्म हुई, उसके बाद ये जो 370 था इसके वहां रहने का कोई कारण नहीं था, इस प्रावधान की कोई जरूरत नहीं थी। बावजूद इसके लंबे समय तक सरकार, केंद्र में जो सरकारें थी उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और फाइनली आखिरकार में 2019 में मोदी सरकार ने ये जो प्रावधान थे जो समय के साथ गैर जरूरी हो गया था, केंद्र का ये कहना था, उसको खत्म किया। इसके अलावा और भी यहाँ पर दलीलें दी गई। ये कहा गया कि ऐसा पहली बार नहीं है जब राष्ट्रपति ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कोई फैसला किया है।
जब ये व्यवस्था अपनाई गई थी कि अलग संविधान जम्मू कश्मीर का होगा और केंद्र का संविधान अलग, शेष भारत का संविधान अलग होगा, उस समय भी बहुत सारे उसके बाद अध्यादेश लाए गए थे, उससे संशोधन किए गए थे। यानी प्राइम मिनिस्टर की जगह वहां पे मुख्यमंत्री कहा जाने लगा था, राज्यपाल की जगह पहले वहां सदर रियासत कहा जाता था, उसको बदला गया। और ये सभी जो निर्णय लिए गए वो उन्हीं शक्तियों के तहत लिए गए थे जिसके तहत 2019 में केंद्र सरकार ने यह अधिसूचना जारी की थी। चलिए विकास, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अपडेट साझा करने के लिए। लेकिन आज एक ये बड़ा फैसला सुनाएगी 5 जजों की संविधान पीठ और इस सुप्रीम फैसले से इस बात का पता चलेगा। लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां पर जिस तरह से विकास की बयार बही और काफी जो सकारात्मक बदलाव देखने को मिले उसे अब जनता भी महसूस कर रही है। खैर, इस फैसले का सभी को इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां विदेश मंत्रालय ने कहा है कि गुप्त मेमो की खबरें फर्जी और पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं और ऐसा कोई मेमो जारी नहीं किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने उन रिपोर्टों पर मीडिया के सवालों के जवाब में ये बात कही कि मंत्रालय ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ ठोस कदम उठाने के लिए उत्तरी अमेरिका में भारतीय मिशनों को कोई मेमो भेजा है। अरिंदम बागची ने कहा कि ये भारत के खिलाफ निरंतर दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा है, ये कोई ज्ञापन नहीं है, ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी द्वारा चलाया गया एक झूठ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो भी इन फर्जी खबरों को बढ़ा रहे हैं वो केवल अपनी विश्वसनीयता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और भारत आज से नई दिल्ली में 27वें निवेश संवर्धन एजेंसियों के विश्व संघ के अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत सरकार की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी तथा निवेश संवर्धन एजेंसी विश्व संघ नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि में इस सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। उद्योग संवर्धन तथा आंतरिक व्यापार विभाग के अंतर्गत ये सम्मेलन अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन होगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 13 दिसंबर को डिकेड ऑफ एक्शन में व्यापार और निवेश की भूमिका पर मुख्य भाषण देंगे। वाणिज्य मंत्री गोयल एक्सपीरियंस इंडिया सेंटर EIC का भी शुभारंभ करेंगे। इसके अंतर्गत वर्चुअल वास्तविकता, संवर्धित वास्तविकता, परस्पर संवादात्मक टच स्क्रीन और प्रक्षेपण मानचित्रण सहित सेवा प्रौद्योगिकी तथा विभिन्न प्रौद्योगिकियों के जरिए उत्पादों में भारत की श्रेष्ठ पेशकश का प्रदर्शन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। इस सम्मेलन में 1000 से अधिक प्रतिभागी 50 निवेश संवर्धन एजेंसी, IPA और विभिन्न बहुपक्षीय एजेंसियां भागीदारी करेंगी। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ और उसकी जागरूकता शहर ही नहीं बल्कि गांव-गांव तक पहुंच रही है। और इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा करगिल पहुंची। लालुंग में विभिन्न गांवों के लोगों ने पारंपरिक खटकों के साथ BBSY IEC वैन का स्वागत किया। इस संकल्प यात्रा के तहत लद्दाख के सोड़ ब्लॉक के लहालुंग और सिल्मो पंचायत में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ साथ प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में दोनों पंचायतों में 24 आधार कार्ड अपडेट किए गए हैं और 2 नए आधार कार्ड बनाए गए। इसके अलावा 10 आयुष्मान कार्ड अपडेट किए गए, 16 ABHA कार्ड लिंक किए गए और 53 लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के OPD में भाग लिया। ये संकल्प यात्रा कार्यक्रम BDO और नोडल अधिकारी मुख्तार अली की देखरेख में आयोजित हुई। इस अवसर पर BDC चेयरपर्सन सोड़ जाकिर हुसैन भी मौजूद रहे। सभी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव भाषण को सुना। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने स्थानीय निवासियों को सरकार प्रायोजित जन केंद्रित योजनाओं के बारे में जानकारी दी और जागरूकता बढ़ाई।
और नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए अब रुक करते हैं अपने अगले सेगमेंट का, अखबारों की सुर्खियों का। तो अखबारों की सुर्खियां समेटकर हमारे साथ जुड़ गई है हमारी सहयोगी संध्या। संध्या, क्या कुछ है आज अखबारों के पिटारे से? अखबारों की सुर्खियों के हमारे इस खास सेगमेंट की शुरुआत कर लेते हैं राज्यों में धीरे धीरे मुख्यमंत्री के सस्पेंस खत्म होने की खबर के साथ, जिसे आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। पहले पेज पर बताया है छत्तीसगढ़ को अपने मुख्यमंत्री का चेहरा मिल चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में आज बैठक होनी है और विधायक दल की, और लगभग ये माना जा रहा है कि आज मध्य प्रदेश में भी तय हो जाएगा कि कौन होगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। राजस्थान में मंगलवार को बैठक होनी है, ये बताया गया है आज नवभारत टाइम्स अखबार ने। इसके अलावा सभी अखबारों ने इस खबर को लिया है। अगली खबर की बात करें तो यह है भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की तैयारी से जुड़ी हुई खबर, जिसे आज सभी अखबारों ने लिया है और बताया है कि अब देश के युवाओं से उनके सुझाव मांगे जाएंगे, सरकार सुझाव मांगेगी। और इसके लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी 700 विश्वविद्यालयों में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में, कार्यशालाओं में संबोधित करेंगे और भाग लेते हुए युवाओं से उनके विचार जानने के लिए बात करेंगे। अगली खबर की बात करें, यह है जनसत्ता अखबार ने आज पहले पेज पर लिया है और साथ ही साथ बाकी अखबारों ने भी इसे पब्लिश किया है और बताया कि अनुच्छेद 370 से संबंधित जो याचिका लगी थी उस पर आज फैसला होना है। दरअसल आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने संबंधी जो केंद्र सरकार का फैसला था, उसको चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज फैसला आना है। अगली खबर की बात करें तो यह है नमो भारत ट्रेन से जुड़ी हुई, जो दुहाई से मोदी नगर तक जिसका ट्रायल किया गया। 12 किलोमीटर के इस खंड पर 4 स्टेशन होंगे और संभावना अब ये भी है कि मोदी नगर से मेरठ खंड पर भी जल्द ट्रायल किया जाएगा और नमो भारत अब अपनी रफ्तार के साथ आगे लगातार बढ़ती जाएगी। अगली खबर की बात करें तो ये राष्ट्रीय जागरण पेज पर आज लिया गया है और बताया है कि सिख अलगाववादियों को निशाना बनाने का आरोप जो है वो मनगढ़ंत है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बात को स्पष्ट करते हुए बताया कि जो रिपोर्ट भारत के खिलाफ निरंतर बताई जा रही है वो एक दुष्प्रचार और मनगढ़ंत है और ये दुष्प्रचार का हिस्सा है। चलते चलते बात कर लेते हैं हरिभूमि अखबार पर छपी देश विदेश पेज पर इस खबर के साथ। दरअसल COP28 में केंद्र के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हिस्सा लिया और उन्होंने बताया कि भारत का दृढ़ विश्वास है कि समानता और जलवायु न्याय और जलवायु कार्रवाई का आधार ये होना चाहिए। उन्होंने इस बात की पहल की और उन्होंने ये भी कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत ने एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है और किस तरह से भारत लगातार जलवायु परिवर्तन की जो परेशानियां हैं उसका सामना करते हुए उससे निपटने के लिए क्या कुछ कर रहा है, ये COP28 में भारत के मंत्री ने अपनी बात रखी। तो आज के अखबारों में ये है वो खबरें जो प्रमुखता के साथ अलग अलग पेज पर ली गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, तमाम खबरों को कम समय में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए इस खास सेगमेंट के जरिए। और खबरों का सिलसिला नया सवेरा पर यूं ही लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। समझ कर इन्वेस्ट कर। Earlier we were having DCBS system. We got transferred to NPS from DCBS. NPS was found to be more employee friendly, flexible, transparent, and beneficiary can choose their options. Transition was very smooth. NPS has created app-based systems and online systems, so everything is digitized. It's very helpful and convenient. आपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हमीरपुर के अंब पहुंचे, जहां यात्रा को लेकर उत्सव का माहौल दिखाई दिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ये उत्सव केंद्र सरकार में जनता के विश्वास का है, जिससे विकसित भारत का संकल्प लिया जा रहा है।
डीडी न्यूज ने अनुराग सिंह ठाकुर से खास बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश में लगातार 2 दिन तक विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ। अनुराग जी, आपसे ये पूछना चाहेंगे, 2 दिन तक आप लगातार जगह जगह गए हैं, कई प्रोग्राम आपने किए हैं, बहुत सारे लोगों से बात की है, किस तरह के अनुभव लोगों ने आपके साथ साझा किए और किस तरह की योजनाएं आपने अभी भी देखा कि उसमें काम करने की ज़रूरत है? अगर आप देखेंगे, एक बहुत आकर्षण मोदी की गारंटी की गाड़ी को लेकर है। लोगों में भारी उत्साह है, भीड़ जुटती है, मोदी जी को सुनना चाहते हैं, उनकी योजनाओं को जानना चाहते हैं। और जो लाभार्थी हैं वो जब आकर मेरी कहानी मेरी जुबानी वाले मोड में अपने दिल की बात कहते हैं, मुझे लगता है उससे लोगों को और विश्वास पैदा होता है कि कैसे एक गरीब और सामान्य परिवार के जीवन में एक पक्का मकान बनने से, रसोई का चूल्हा मिलने से, पानी और शौचालय जैसी सुविधाएं मिलने से कितना बड़ा बदलाव आ जाता है और कैसे इन मोदी की योजनाओं ने गरीबों के कल्याण के लिए अभूतपूर्व काम किया है। लोगों का उत्साह काफ़ी दिखाई दे रहा है, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत कर रहे हैं, काफ़ी उत्साह है यहाँ पर, एकदम लगता है उत्सव जैसा माहौल है। लेकिन देखा गया है कि जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं या अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, उनकी उपस्थिति थोड़ी कम है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है जब हम गरीब के कल्याण की बात करते हैं तो उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। आखिरकार केंद्र की सरकार के हज़ारों करोड़ रुपया हम लोग राज्यों को दे रहे हैं और यहाँ पर भी स्वास्थ्य योजना हो, जल जीवन मिशन हो या फिर बिजली से लेकर पक्के आवास की योजना हो, ये मूलतः पैसा तो भारत सरकार का ही आता है। अधिकतर योजनाओं में तो 90% का पैसा भारत सरकार देती है, लाभार्थी को या राज्य की सरकार को तो मात्र 10% देना होता है। तो उसमें भी अगर आपके राज्य के अधिकारी ना पहुँचे जानकारी देने के लिए या फिर स्वास्थ्य जांच ना करने के लिए, तो कई बार ये प्रश्न खड़ा होता है कि क्या राजनीति इतनी ज़रूरी है कि आप युवाओं को भी लाभ देने से या आम जनमानस को लाभ देने से भी दूर भाग रहे हैं। और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें फटाफट अंदाज में। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के आतंकवादियों से इजरायली सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण करने और उनसे गाजा में आतंकवादी समूह के प्रमुख याहिया सिनवार के लिए अपने जीवन का बलिदान नहीं करने का किया आग्रह। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को मंगलवार को व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया है। बैठक के दौरान दोनों नेता यूक्रेन की ऊर्जा जरूरतों और यूक्रेन को अमेरिका के निरंतर समर्थन के महत्व पर चर्चा करेंगे। मिस्र में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है। कल से शुरू हुए मतदान में राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के सामने कोई भी कद्दावर प्रतिद्वंदी उम्मीदवार नहीं होने से उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। 3 दिन मतदान के बाद चुनाव के नतीजे 18 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। जेवियर माइली ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। पदभार ग्रहण करने के बाद जेवियर माइली ने अपने पहले भाषण में कहा कि देश कई दशकों के सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है और उनके पास कड़े कदम उठाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। इटली में 2 ट्रेनों के बीच हुई टक्कर में करीब 17 लोग जख्मी हो गए। बोलोग्ना रिमिनी रेलवे लाइन पर फैंजा और पोली के बीच 2 रेलगाड़ियों में ये टक्कर हुई। ब्राजील के उत्तरी राज्यपारा में भूमिहीन श्रमिक आंदोलन एमएसटी से संबंधित एक शिविर में शनिवार रात अचानक आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। और अब बात कारोबार की फटाफट अंदाज में। चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में बिजली की खपत पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले करीब 9% बढ़ी है। अप्रैल-नवंबर 2022-23 में देश में बिजली की खपत 1 अरब यूनिट रही और इसके पहले 2021-22 की समान अवधि में ये आंकड़ा 916.52 अरब यूनिट था। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-अक्टूबर अवधि में देश का कोयला आयात 4.2% घटकर 14.81 करोड़ टन रह गया।
पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में ये 15.47 करोड़ टन था। बढ़ती मांग, बढ़ते उत्पादन और किफायती होने के कारण अगले साल यानी 2024 में करीब 10 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री हो सकती है। बैटरी तकनीक बेहतर होने और नई सुविधाओं से भी बिक्री को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भारत में स्विट्जरलैंड के राजदूत रॉल्फ हैगनर ने उम्मीद जताई है कि भारत के साथ यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का महत्वपूर्ण समझौता अगले साल आम चुनावों के पहले संपन्न हो जाएगा। हैगनर ने नवाचार और निवेश अवसर खोलने के लिए प्रस्तावित व्यापार समझौते को काफी अहम बताया। और चलिए अब देखते हैं खबरें खेल जगत से। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स राजधानी दिल्ली में आयोजित हो रहे हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड सहित 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1400 से अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। ये स्पर्धाएं 3 साई स्टेडियमों, आईजी स्टेडियम, तुगलकाबाद स्थित शूटिंग रेंज और JLN स्टेडियम में आयोजित की जाएंगी। उम्मीद की जा रही है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स भारतीय पैरा स्पोर्ट्स के लिए गेम चेंजर साबित होगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत तीसरे और अंतिम T20 मुकाबले में इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया है। इंग्लैंड से जीत के लिए मिले 127 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 19 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। हालांकि इस जीत के बावजूद पहले 2 मैच गंवा चुकी टीम इंडिया सीरीज 1-2 से हार गई। भारत के लिए स्मृति मंधाना ने सबसे ज्यादा 48 रन बनाए। मंधाना और जैमिमा रॉड्रिग्स ने दूसरे विकेट के लिए 57 रनों की साझेदारी की। जैमिमा ने 29 रन बनाए। इससे पहले गेंदबाजी में साइका इशाक और श्रियंका पाटिल ने 3-3 विकेट लेकर इंग्लैंड को 126 रन पर रोक दिया। श्रियंका को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और चलिए अब देखते हैं खबरें सिने जगत से फटाफट अंदाज में। अनन्या पांडे, सिद्धांत चतुर्वेदी और आदर्श गौरव की फिल्म खो गए हम कहां को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 26 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा। मेकर्स ने फिल्म खो गए हम कहां का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। पान मसाला ऐड मामले में मुश्किलों में फंसे शाहरुख, अक्षय और अजय देवगन। कोर्ट ने पान मसाला ऐड को लेकर शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। पीएम के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को जन जन तक पहुंचाएगी फिल्म ग्रेजुएट फरजाना। दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार की लड़की की प्रेरक कहानी है। फिल्म का उद्देश्य लड़कियों को सशक्त बनाने के संदेश को बढ़ावा देना है। कांतारा चैप्टर 1 में भगवान परशुराम के रोल में नजर आएंगे ऋषभ शेट्टी। पोस्टर आया सामने। फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। कांतारा पिछले साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक रही है। फिल्म भूल भुलैया 3 में कार्तिक आर्यन के अपोजिट सारा अली खान को कास्ट किया जा सकता है। इससे पहले दोनों साल 2020 में फिल्म लव आजकल में साथ नजर आए थे। हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 दिवाली 2024 पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और आइए अब नजर डालते हैं देश भर के मौसम के हाल पर।
और इसी के साथ नया सवेरा के इस अंक में बस आज इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ चलते हैं यहूदियों के हनुका त्योहार की झलकियों के साथ। जी हाँ, इस यहूदियों ने पेरिस के एफिल टावर के नज़दीक इस त्योहार को मनाया। आप इस त्योहार की इन खूबसूरत झलकियों का आनंद उठाइए और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे